औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 32, इंडक्टर इन एसी सर्किट। ठीक है, कैपेसिटर आपके पास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, इंडक्टर आपके पास है वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में मैं आपको बता चुका था कि कैपेसिटर में हम वोल्टेज से स्टार्ट लेते हैं। क्यों? कैपेसिटर का इक्वेशन आपके पास है Q इज इक्वल टू CV, तो इसमें वोल्टेज है। अगर आपको याद हो कैपेसिटर को हमने वोल्टेज से स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर आप इंडक्टर में देखें तो E इज इक्वल टू L डेल्टा I डिवाइड बाय डेल्टा T, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। तो यहां पर अगर आप देखें तो करंट है। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है? करंट है। तो हम करंट से स्टार्ट करेंगे। IL इज इक्वल टू I नॉट इंटू साइन थीटा। IL आपके पास है, दिस इज इक्वल टू I नॉट इंटू साइन थीटा। दिस इज द करंट इन अ सर्किट, इन इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट मींस अगर इंडक्टर आप लोग कनेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो IL इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा। अगर आप कैपेसिटर वाले लेक्चर में देखें तो वहां पर हमने वोल्टेज से स्टार्ट किया था, V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। यहां पर हमने करंट से स्टार्ट लिया। ठीक है, तो IL इज इक्वल टू I नॉट इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास करंट। अगर आप लोग पोटेंशियल की इक्वेशन को देख रहे तो VL आपके पास जो है, दिस इज इक्वल टू L I नॉट ओमेगा इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। और ये L I नॉट ओमेगा आपके पास जो है, इसको हम V नॉट से रिप्लेस करते हैं। इसको हम किस चीज से रिप्लेस करते हैं? इसको हम V नॉट से रिप्लेस करते हैं। VL इज इक्वल टू V नॉट कॉस थीटा। ठीक है, V नॉट आपके पास जो है ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, L I नॉट ओमेगा। ठीक है, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, L I नॉट 2 पाई डिवाइड बाय T। ठीक है, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 2 पाई I नॉट इंटू F। इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये आपको पीक वैल्यू के बारे में बता रहे हैं, L I नॉट इंटू ओमेगा। अब फिर वही बात है, मैंने आपको कैपेसिटिव सर्किट में बताया था। ठीक है, कि देखिए अगर करंट की इक्वेशन में साइन आ जाए और वोल्टेज में कास आ जाए, मतलब एक इक्वेशन में साइन थीटा दूसरे में कास थीटा आ जाए, तो साइन थीटा और कास थीटा वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। ये याद रखिए, वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज आपके पास होता है। ठीक है, और मैंने कल एक और बात भी की थी, चूंकि कास थीटा 0 पे आपको 1 वैल्यू देते हैं, cos 0 इज इक्वल टू 1 और sin 0 0। तो जिस पैरामीटर के इक्वेशन में cos थीटा होता है वो लीड करता है। जिस पैरामीटर के इक्वेशन में cos थीटा होता है वो लीड करता है। तो यहां पर करंट और वोल्टेज इक्वेशन को अगर आप देख लें तो फेज डिफरेंस आपके पास सेम नहीं है। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि फेज डिफरेंस आपके पास जो है, ठीक है, फेज डिफरेंस दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। VL आपके पास जो है, दिस इज लीडिंग बाय 90 डिग्री। अगर आप देखिए इसमें cos थीटा है, अगर आप इसमें देखें तो आपके पास cos थीटा है, तो थीटा 0 cos 0 आपके पास है, दिस इज इक्वल टू 1। तो VL इज अ लीडिंग और IL आपके पास जो है, दिस इज लेगिंग बाय 90 डिग्री। करंट आपके पास जो है 90 डिग्री से लेग करता है और VL आपके पास जो है वो लीड करता है 90 डिग्री से। और फेज डिफरेंस आपके पास करंट और वोल्टेज में वो 90 डिग्री आपके पास है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज 90 then the average power loss will be 0। ये जहन में बिठा दें। ठीक है, अगर करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री फेज डिफरेंस हो तो उस सर्किट में एवरेज पावर लॉस आपके पास 0 होगा। ठीक है, तो एवरेज पावर लॉस इसमें भी आपके पास क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये इसमें आपके पास जो है जरूरी पॉइंट्स है। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर रहा था, यहां पर आपके पास वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, ये बात याद रखिए। V नॉट आपके पास L I नॉट इंटू ओमेगा, L I नॉट 2 पाई डिवाइड बाई T, 2 पाई I नॉट आपके पास जो है F। ठीक है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके पास पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर इसका आप वेव फॉर्म देखना चाहते हैं तो वेव फॉर्म आपके पास ये होगा। देखिए, कॉस कर्व मैक्सिमम से शुरू होगा, कॉस कर्व
ये आपके पास कॉस कर्व है, ये मैक्सिमम से शुरू होगा, ठीक है। और जो साइन कर्व है, जो साइन कर्व है, ये आपके पास साइन कर्व, ठीक है। तो अब यहां पर cos थीटा v है, तो ये आपके पास v, ठीक है, बल्कि मैं ब्लैक से ही बना देता हूं, ये v, और ये ब्लू आपके पास जो है ये आपके पास करंट IL, और इसके साथ में L भी लिख लेता हूं। तो फेज डिफरेंस आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड द सर्किट को हम कहते हैं द सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। याद रखिए, अगर कैपेसिटर आपके पास AC सर्किट में हो और फेज डिफरेंस आपके पास 90 हो, और इंडक्टर अगर आपके पास AC सर्किट में हो और फेज डिफरेंस आपके पास 90 डिग्री हो, ठीक है, तो कैपेसिटर अगर लगा हुआ तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, एवरेज पावर लॉस 0, और यहां पर भी एवरेज पावर लॉस आपके पास होगा, इट विल बी 0। और अगर एवरेज पावर लॉस इंडक्टिव सर्किट में 0 होगा, द सर्किट इज नोन एज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब इसको प्योरली इंडक्टिव क्यों कहते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज कंसीडर्ड टू बी 0। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज कंसीडर्ड टू बी 0, ठीक है। आपके पास जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, वो आपके पास क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अच्छा, वो आपके पास वेव फॉर्म बन गया है। अब यहां पर अगर मैं लूं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके पास क्या है? ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा L। ओमेगा किस चीज के बराबर है? 2 पाई डिवाइड बाई TL, और ये आपके पास 2 पाई FL आपके पास बन गया है। ये आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है। आपके पास क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके पास है XL इज इक्वल टू ओमेगा L। ये आपके पास 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल T इंटू L, या ये आपके पास 2 पाई FL आपके पास बन जाता है। वही डिस्कशन है आपके पास। XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी। XL आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी। XL आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, और XL आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहां पर मैं लिख सकता हूं XL आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर। मेरे पास 2 इंडक्टर्स है, ठीक है। यहां पर इंडक्टेंस को मैं कांस्टेंट ले रहा हूं, ठीक है। 2 इंडक्टर्स है जिसका इंडक्टेंस आपके पास कांस्टेंट है, लेकिन मैं दोनों सेम इंडक्टर्स को सेम फ्रीक्वेंसी वाले सोर्सेज से चार्ज कर रहा हूं, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस किसका ज्यादा होगा? याद रखिए, जिसका एंगुलर वेलोसिटी आपके पास ज्यादा होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी आपके पास ज्यादा होगा, या जिसका टाइम पीरियड आपके पास कम होगा, ठीक है, तो उस इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपके पास इंडक्टेंस कांस्टेंट हो और यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, या फ्रीक्वेंसी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर आप कैपेसिटिव सर्किट में देखें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L, याद रखे 1 डिवाइड बाय ओमेगा C ओमेगा L, ठीक है, V डिवाइड बाय I, ठीक है। इसका आपके पास जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। डायमेंशन आपके पास जो होगा वो आपके पास क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इंडक्टर इन AC सर्किट आपके पास बन गया है, ठीक है। अच्छा, एंड द फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब हमने रेजिस्टर इन AC सर्किट पढ़ा, इंडक्टर कैपेसिटर इन AC सर्किट पढ़ा, इंडक्टर इन AC सर्किट पढ़ा। अगर मैं एक MCQ बना लूं, ठीक है, कि आपके पास सर्किट है, ठीक है, AC सोर्स हैज V is equal to 100 into sine of 4t. V is equal to 100 sine. AC source has voltage and current in a circuit
is I is equal to 10 cos into 40. This is the voltage. AC source has V is equal to 100 sin 4t and current in a circuit is I is equal to 10 cos 4t. ठीक है, then मैं आपसे पूछ सकता हूं, मैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता हूं. ठीक है, आपके पास करंट जो होगा, करंट इज डैश फ्रॉम वोल्टेज. एक क्वेश्चन, इसके लिए ऑप्शन लीडिंग, बी ऑप्शन लीडिंग, सी सेम फेस, ठीक है, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज. मैंने लिख लिया. ये एक क्वेश्चन आपके पास बन गया. दूसरा क्वेश्चन आपके पास बन गया है, फेज डिफरेंस आपके पास इज इक्वल टू डैश बिटवीन वी एंड करंट. ठीक है, फेज डिफरेंस आपके पास जो है वो क्या होगा. ए ऑप्शन में लिख लेता हूं 0 डिग्री. ठीक है, या मैं 0 लिख लेता हूं. बी ऑप्शन आपके पास 2 पाई रेडियन, सी ऑप्शन आपके पास पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन और डी आपके पास पाई डिवाइड बाय 4 रेडियन आपके पास बन गया. तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं कि एवरेज पावर लॉस आपके पास होगा, इट विल बी इक्वल टू 0. इस सर्किट में एवरेज पावर लॉस आपके पास क्या होगा, 0. बी ऑप्शन आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1500 वाट. सी ऑप्शन आपके पास जो है 10 वाट और डी ऑप्शन आपके पास जो है, डी ऑप्शन वो आपके पास 10,000 वाट. ठीक है, तो एवरेज पावर लॉस आपके पास क्या होगा. ठीक है, अगर आप डेटा को देख ले, अगर आप लोग डेटा को देख ले तो V is equal to 100 sin 40 एंड I is equal to 10 cos 40. तो इसमें आपको सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस साइन और कास को देख लें. तो साइन 40 और कास 40 मतलब ये आपके पास साइन थीटा और दूसरे में कास थीटा. ठीक है, ये भी 40, ये भी आपके पास 40. तो इसका मतलब ये होगा कि करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस 90 डिग्री है. फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री है और 90 डिग्री आपके पास पाई बाय 2 रेडियन आपके पास आ जाएगा. अच्छा, अब करंट में आपके पास कास है और वी में आपके पास साइन है, तो करंट इज अ लीडिंग. तो इसका आंसर आपके पास लीडिंग आ जाएगा. और देखिए, अगर फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के दरमियान 90 डिग्री हो तो एवरेज पावर लॉस विल बी 0. तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको मिल गए. तो मैं यहां पर कंक्लूजन लिख लेता हूं. अगर आपके पास हो V is equal to V naught sin theta, I is equal to I naught sin theta, तो आपके पास सर्किट जो है ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहलाएगा. ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहलाएगा. ठीक है, फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा, फेज डिफरेंस आपके पास साइन थीटा ये आपके पास 0 डिग्री होगा. ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज अ 0. अगर मैं लिख लो V is equal to V naught sin theta और करंट आपके पास I naught cos theta. ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं फेज डिफरेंस आपके पास क्या है, 90 डिग्री है. ठीक है, यहां पर एवरेज पावर लॉस क्या होगा मैंने नहीं बताया. एवरेज पावर लॉस I naught V naught डिवाइड बाय 2 या IRMS into VRMS और एवरेज पावर लॉस आपके पास मैक्सिमम होगा. ठीक है, फेज डिफरेंस 90, एवरेज पावर लॉस आपके पास 0 होगा. ठीक है, और यहां पर अगर आप लोग देखें तो करंट आपके पास है, दिस इज लीडिंग क्योंकि इसमें cos थीटा आपके पास आ रहा है. एंड द सर्किट इज नोन एज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. द सर्किट इज अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. ठीक है, और अगर वोल्टेज आपके पास V naught cos थीटा हो और करंट आपके पास I is equal to I naught into sin थीटा आपके पास हो, ठीक है, तो फेज डिफरेंस आपके पास जो है वो 90 डिग्री है. ठीक है, और अगर 90 है एवरेज पावर लॉस विल बी 0 और वोल्टेज में cos थीटा है तो वोल्टेज इज अ
लीडिंग बाय 90 डिग्री और करंट आपके पास है वो लैगिंग है। और सर्किट को हम कहते हैं अगर वोल्टेज लीड करता है तो ये आपके पास प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा। तो ये इन तीनों सर्किट का कंक्लूजन आपके पास है। ठीक है, इन तीनों सर्किट का कंक्लूजन आपके पास जो है बन गया है। ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू स्टेटमेंट तो मैंने एक लिख लिया, लेकिन क्वेश्चन उसमें से मैंने 3 कर लिया है ताकि आपका माइंड खुल जाए। देखिए, जरूरी नहीं कि जो एमसीक्यूज हम करवा रहे हो वही पेपर में आ जाए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप हम टीचर से ये सीख ले कि हम एक टॉपिक में कंसेप्ट किस तरह निकालते हैं और उस कंसेप्ट को फिर हम सॉल्व किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट जो है हम किस तरह निकाल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप भी स्टडी करें एंट्री टेस्ट लेवल के लिए। ठीक है, कि कंसेप्ट को आप निकाला करें और किस तरह क्वेश्चन उस पर बनते तो वो यहां पर हमने डिस्कस कर लिया। अब यहां पर हम ले रहे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आपके पास जो है द वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम। ठीक है, द वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ एसी पैरामीटर्स, एसी वोल्टेज और एसी करंट। ठीक है, तो इसको हम फेजर डायग्राम कहते हैं। याद रखिए, फेजर का लफ्जी मतलब ही वेक्टर आपके पास होता है। सो द वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ एसी वोल्टेज और एसी करंट इज नोन एज फेजर डायग्राम। वेक्टर रिप्रेजेंट, याद रखिए, एसी वोल्टेज और करंट ये आपके पास स्केलर है, लेकिन फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट को हम वेक्टर कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वोल्टेज और करंट आपके पास जो है वो स्केलर होता है, लेकिन फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट को हम वेक्टर कंसीडर करते हैं, होते नहीं है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम को इंतहाई आसान जो है वो बना लेता है। ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, अब ये आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। तो जिस तरह वेक्टर्स में आप लिखते हैं ना कि आप एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक स्केल, लेंथ ऑफ अ वेक्टर आपके पास जो होता है, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर के बारे में बताता है। ठीक है, तो उसी किस्म का स्केल यहां पर भी हम बनाते हैं। लेंथ ऑफ फेजर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट पीक वैल्यू ऑफ एसी। लेंथ ऑफ फेजर ये आपके पास जो है रिप्रेजेंट करता है द पीक वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, द एक्स एक्सिस is considered to be a reference axis। ठीक है, इसको हम रेफरेंस एक्सिस कंसीडर करते हैं। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड टू बी अ रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, थर्ड आपके पास जो है एंगल ऑफ फेजर थीटा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? This represent phase of AC parameter, AC voltage और AC current। और phase का मतलब क्या होता है? Instantaneous value and direction of AC। Instantaneous value और direction of AC को ये represent करता है। ठीक है, तो angle of phasor, angular velocity of phasor represent एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एसी वोल्टेज और एसी करंट। अगर मैं लिख लो कि फेजर का एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 2 रेडियन पर सेकंड है, तो यही एंगुलर वेलोसिटी एसी करंट का भी होगा और एसी वोल्टेज का भी होगा। सो ओमेगा ऑफ फेजर रिप्रेजेंट ओमेगा ऑफ एसी। ठीक है, 5th नंबर आपके पास जो है फेजर अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस जीरो वैल्यू। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस जीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आपके पास जो है एसी करंट है और वो अलोंग एक्स एक्सिस हो, करंट फेजर इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये इंस्टेंटेनियस जीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस जीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 6 आपके पास जो है, ठीक है, फेजर
along y axis represent instantaneous maximum value of AC. अगर फेजर along x axis हो तो इसका मतलब ये होगा कि अभी उसका वैल्यू अगर करंट along x axis, that means the current in a circuit is zero. और वोल्टेज अगर along y axis है, इसका मतलब ये होगा कि वोल्टेज इज मैक्सिमम. और अगर वोल्टेज का फेजर along x axis हो तो इसका मतलब ये होगा कि सर्किट में वोल्टेज जीरो होगा. और करंट अगर along y axis हो तो इसका मतलब ये होगा कि करंट इज अ मैक्सिमम. ठीक है, तो फेजर along y axis represent instantaneous maximum value of AC. सेवंथ आपके पास जो है the projection of phasor on y axis या vertical axis represent instantaneous value of AC. ठीक है, अगर आपके पास कोई फेजर है और उसका एंगल ठीक है अदर देन 0 और 90 हो तो फिर उसका आप प्रोजेक्शन ड्रा करें वर्टिकल एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. तो देखिए, अगर फेजर along x एक्सिस हो या x एक्सिस इज अ रेफरेंस एक्सिस तो इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज कंसीडर्ड टू बी 0. अगर फेजर along y एक्सिस हो इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, लेकिन अगर along x और y ना हो कोई और एंगल हो तो फिर आप उसका प्रोजेक्शन ड्रा करें y एक्सिस पे, मींस जो y कंपोनेंट आपके पास होगा. ठीक है, y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, सो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिख लिए ये सारे आपके पास एमसीक्यूज पॉइंट्स है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सो एमसीक्यू में बना सकता हूं. ठीक है, कि आपके पास फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेजर इज 50 हर्ट्ज. व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज, तो वही 50 हर्ट्ज. ठीक है, तो ओमेगा या फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो फेजर का होगा वही आपके पास एसी करंट या एसी वोल्टेज का एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होगा. ठीक है, ये बात याद रखिए. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द फेजर डायग्राम. ठीक है, अब अगर आप लोग देख ले, ठीक है, अगर आप लोग देख ले तो ये थ्योरेटिकली अपने पास नोट करें. और अगर आप लोग देखें कि मैं यहां पर लेट सपोज एक्स एक्सिस को ड्रा करूं, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस है. ठीक है, अगर मैं लू लेट सपोज ये आपके पास वोल्टेज का फेजर है, दिस इज द फेजर ऑफ अ वोल्टेज. ठीक है, वी नॉट लिख ले या वी लिख ले, दिस इज थीटा. ठीक है, और थीटा आपके पास किस चीज के बराबर है, ओमेगा टी. ये आपके पास लेट सपोज करंट है आई नॉट का फेजर. ठीक है, ये भी आपके पास थीटा, ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा. अच्छा, यहां पर एक बात मैंने नहीं लिखा, 8 पॉइंट मैं लिख लूंगा. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपके पास होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले ले. लेकिन अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बारे में ना बताया गया हो तो फिर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लिया करें. ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ओमेगा. तो अगर आप लोग ये देख लें, अगर आप लोग ये थोड़ा सा देख लें, ठीक है, ये आपके पास जो है फेजर, ये वोल्टेज का, ये आपके पास करंट का. ठीक है, देखिए ये रोटेट करेगा. अगर ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो ये आपके पास लीड कर रहा है, लीड. ठीक है, अगर आप इसके दरमियान एंगल को देखिए, सो दिस इज 90 डिग्री. सो इसका मतलब द करंट इज लीडिंग और वोल्टेज आपके पास है, दिस इज लैगिंग. ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी होगा फेजर का वही एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एसी वोल्टेज और एसी करंट का भी होगा. जो फ्रीक्वेंसी होगा इस फेजर का, ठीक है, वही फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज और एसी करंट का होगा. जो टाइम पीरियड होगा इस फेजर का वही टाइम पीरियड आपके पास एसी वोल्टेज और एसी करंट का आपके पास होगा. ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, द पीक वैल्यू. ठीक है, और देखिए अगर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, ये आपके पास V नॉट Y और ये V नॉट Y, दिस इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा. और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है,
ये यहां पर मैंने लिख दिया प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन वाई एक्सिस, वी नॉट वाई, वी नॉट साइन थीटा, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आप करंट का फेजर ड्रा करें वाई एक्सिस पे तो देखिए ये आपके पास आई नॉट वाई है, और चूंकि ये बेस है तो आई नॉट वाई दिस इज इक्वल टू आई, ये आपके पास आई नॉट कॉस थीटा होगा। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस थीटा। तो आप ये देखिए, ये आपके पास कॉस थीटा करंट इज लीडिंग, और डायग्राम से भी आप देख सकते हैं वोल्टेज इज लैगिंग। ठीक है, सो द प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये आप 7th पॉइंट को आप देख सकते हैं। और अगर मैं इस तरह लिख लूं कि फेजर आपके पास है फेजर ऑफ वोल्टेज इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर फेजर अलोंग एक्स एक्सिस हो ये इंस्टेंटेनियस जीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और देखिए करंट अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका मतलब ये है कि अगर वोल्टेज अलोंग एक्स एक्सिस है तो सर्किट में वोल्टेज जीरो है, करंट अलोंग वाई एक्सिस इट मींस द करंट इज मैक्सिमम। लेकिन अगर इस तरह हो तो आपके पास वोल्टेज भी मैक्सिमम से कम होगा और करंट भी मैक्सिमम से कम होगा। तो आप प्रोजेक्शन फेजर का वाई एक्सिस पे ड्रा करें, वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में बताएगा। ठीक है, अब ये जो डायग्राम मैंने ड्रा किया है तो ये आपके पास कैपेसिटिव सर्किट का है, बिकॉज करंट इज लीडिंग। आपके बुक वाले ने अगर देखे तो यहां पर एक सर्कल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और ये सर्कल का मतलब आपके पास ये होता है, ये सर्कल ये शो कर रहा है कि ये रोटेशन कह रहे हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज द फेजर ऑफ अ वोल्टेज। ये ब्लू अगर आप देखें और रेड देखें, इसका जो रेडियस है ये आपके पास करंट का फेजर का लेंथ है या पीक वैल्यू है। तो सर्कल सिर्फ इस चीज को शो करता है कि ये फेजर आपके पास जो है ये रोटेशन कर रहा है। ठीक है, अगर आपने सर्कल्स ना भी बनाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास फेजर डायग्राम। अब देखिए हमने रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा, हमने कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा, हमने इंडक्टिव सर्किट पढ़ा। अगर मैं लिख लो दिस इज अ वोल्टेज और ये आपके पास करंट का फेजर, ये वोल्टेज का फेजर, ये करंट का फेजर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दे आर पैरेलल। ठीक है, फेज डिफरेंस अगर आप देख ले, फेज डिफरेंस आपके पास 0 डिग्री है। तो फेज डिफरेंस अगर आपके पास 0 डिग्री है, द सर्किट इज नोन एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सर्किट को हम क्या कहते हैं? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं इस तरह ड्रा करूं कि लेट्स सपोज ये आपके पास करंट का फेजर है, ठीक है, और ये आपके पास वोल्टेज का फेजर है, तो अगर आप लोग देख ले द फेज डिफरेंस इज अ 90 डिग्री बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नहीं दिया गया तो आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, इट मींस द वोल्टेज इज लीडिंग। तो आपके पास ये कौन सा सर्किट होगा? दिस इज इंडक्टिव सर्किट। फेज डिफरेंस 90 है, एवरेज पावर लॉस विल बी 0। ठीक है, अगर मैं इस तरह एक फेजर डायग्राम ड्रा करूं, लेट्स सपोज ये आपके पास जो है करंट और ये आपके पास जो है वोल्टेज, ये आपके पास करंट, ये आपके पास वोल्टेज। अगर आप इस एंगल को देखें सो दिस इज 90। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको नहीं दिए गए तो आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। सो आप अगर देखें करंट इज लीडिंग, अगर ये रोटेशन कर रहा है सो करंट इज लीडिंग। आप यहां पर इसको देख सकते हैं, ये आपके पास करंट का फेजर, ये आपके पास जो है वोल्टेज का फेजर, तो ये लीड कर रहा है, इट मींस द करंट इज लीडिंग। तो ये आपके पास होगा कैपेसिटिव सर्किट का फेजर डायग्राम होगा। इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं, ये आपके पास करंट, ये आपके पास वोल्टेज, ये भी आपके पास कैपेसिटिव सर्किट का फेजर डायग्राम है। ठीक है, तो अगर ये फेजर डायग्राम है, सर्किट कैपेसिटिव सर्किट होगा। फेज डिफरेंस आपके पास कितना है? 90। एवरेज पावर लॉस आपके पास होगा 0। ठीक है, और कैपेसिटिव सर्किट में आपको पता है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस थीटा, और V आपके पास है दिस इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा आपके पास है। ठीक है, तो ये आपके पास फेजर डायग्राम है। ठीक है, और सर्किट आपके पास जो है वो कैपेसिटिव सर्किट है। तो ये आपके पास फेजर डायग्राम में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास बन गया। तो आपको एक फेजर डायग्राम दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है ये फेजर डायग्राम जो है ये किस सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि लेट्स सपोज दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ AC सर्किट, देन द एवरेज पावर लॉस इन दिस सर्किट विल बी डैश।
ठीक है, अगर मैं एक मॉडल एमसीक्यू बना लूं, ठीक है, फेजर डायग्राम ऑफ एसी सर्किट इज, एसी सर्किट का फेजर डायग्राम आपके पास जो है वो ये मैं बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट. फेजर डायग्राम ऑफ एसी सर्किट इज दिस. देन मैं आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछ सकता हूं. फेज डिफरेंस आपके पास जो है वो क्या होगा. सेकंड आपके पास जो है व्हाट विल बी द एवरेज पावर लॉस. तो फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री. एवरेज पावर लॉस क्या होगा 0. एवरेज पावर लॉस विल बी 0 बिकॉज द फेज डिफरेंस इज अ 90 डिग्री. और मैं लास्ट में फिर आपको ये बता रहा हूं कि अगर फेज डिफरेंस आपके पास 90 डिग्री हो, अगर फेज डिफरेंस आपके पास 90 डिग्री हो, देन एवरेज पावर लॉस विल बी 0. ठीक है, तो एवरेज पावर लॉस आपके पास 0 और फेज डिफरेंस आपके पास जो है वो 90 डिग्री होगा. ठीक है, सो दिस इज द फेजर डायग्राम. ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आरसी सर्किट. देखिए, हमने पहले रेजिस्टर इन एसी सर्किट पढ़ा, फिर कैपेसिटर इन एसी सर्किट पढ़ा, ठीक है, फिर इंडक्टर इन एसी सर्किट पढ़ा. अब हम क्या करेंगे, अब हम रेजिस्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर इंडक्टर का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. ठीक है, कि अगर हम रेजिस्टेंस, अब देखिए हमने पढ़ा था कैपेसिटर इन एसी सर्किट, हमने सर्किट का रेजिस्टेंस 0 लिया था, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस 0. सर्किट का तो जरूर रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, तो फिर आपके पास जो सर्किट होगा वो इस तरह बिहेव करेगा कि सर्किट का रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस अगर आप लगा ले सीरीज में, दिस इज आरसी सर्किट, ये आपके पास हुई. ठीक है, इसको हम आरसी सर्किट कहते हैं. अब सर्किट का रेजिस्टेंस नॉन जीरो है. अगर सर्किट का रेजिस्टेंस नॉन जीरो है तो फिर आपके पास पावर लॉस 0 नहीं होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर सर्किट प्योरली कैपेसिटिव हो या प्योरली इंडक्टिव हो तो फिर हम रेजिस्टेंस जो है वो 0 लेते हैं. ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस 0 है तो फिर एवरेज पावर लॉस 0 होगा, क्योंकि रिएक्टेंस की वजह से कोई पावर लॉस नहीं होगा. अगर पावर लॉस होगा तो वो रेजिस्टेंस की वजह से होगा. और इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूं कि अगर मैं एक मास स्प्रिंग सिस्टम लूं और वो एक फ्रैक्शनल सरफेस पे पड़ा हुआ है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा. तो टोटल एनर्जी मास स्प्रिंग सिस्टम का क्या होगा, कांस्टेंट होगा. लेकिन अगर एनर्जी लॉस होगा तो वो तो फ्रैक्शन की वजह से होता है, ऑसिलेशन की वजह से तो नहीं होता. ठीक है, तो फ्रैक्शन तो होता है, फ्रैक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होता है. लेकिन अगर हम आइडियल सिस्टम ले लें तो फिर नो फ्रैक्शनल फोर्स, तो एनर्जी आपके पास होगा, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. तो ये अब आपके पास रियल सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास नॉन जीरो है. हम फेजर डायग्राम को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये एसी सर्किट के प्रॉब्लम सॉल्यूशन इंतहाई आसान बना लेता है. ठीक है, तो इसीलिए हम फेजर डायग्राम को लेते हैं और ये हमारे लिए प्रॉब्लम को इंतहाई आसान बना लेता है. तो देखिए, अब कैपेसिटर भी है और रेजिस्टर भी है. रेजिस्टर से तो हमें पता है कि करंट और वोल्टेज का फेज सेम होता है रेजिस्टर से, लेकिन कैपेसिटर अगर है तो करंट और वोल्टेज के फेज डिफरेंस में 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा. तो देखिए, अगर मैं इसको लूं, ये आपके पास करंट का फेजर, ठीक है, या ये आपके पास वी आर का फेजर. मैं इसको आई भी लिख सकता हूं, मैं इसको आई आर भी लिख सकता हूं, मैं इसको आई सी भी लिख सकता हूं. ठीक है, तो देखिए, वी आर द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू अ रेजिस्टर, और करंट, इसको मैंने एक ही फेजर लाइन से रिप्रेजेंट किया. इवन अगर आप कुछ बुक्स में देखें तो इस तरह भी लिखा गया होगा, 2 हेड्स. तो 2 हेड्स मींस 2 पैरामीटर, एक वोल्टेज और एक करंट. अगर आपने एक हेड भी बना लिया तो आप कह सकते हैं कि मैं ये सिंगल फेजर इस्तेमाल कर रहा हूं पोटेंशियल के लिए भी और करंट के लिए भी. ठीक है, इस सिंगल फेजर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं. ठीक है, तो ये आपके पास आई, ये आई आर, ये आपके पास क्या होगा, आई सी है. ठीक है, तो वी आर और करंट आरसी सर्किट में, ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है, द फेज डिफरेंस बिटवीन वी आर एंड आई आर, या वी आर एंड आई सी, या वी आर एंड इंस्टेंटेनियस करंट इन आरसी सर्किट विल बी डैश टू 0 डिग्री. फेज डिफरेंस आपके पास वी आर और करंट के दरमियान 0 डिग्री है. लेकिन वी आर तो आपके पास ये बना, एक तो वी सी रह गया, और हमें पता है कि वीसी और करंट के दरमियान 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है. और कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट लीड करता है,
तो याद रखिए ये आपके पास VC है, दिस इज VC। सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ RC सर्किट। ये RC सर्किट का फेजर डायग्राम है, वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम। तो इसको हम वेक्टोरियली डील करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? वेक्टोरियली हम इसको डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हेड टू टेल रूल से हम इसको डील करें तो मैं VC को यहां से बना सकता हूं। VC इज द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू द कैपेसिटर। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स होगा। ठीक है, और ये आपके पास जो होगा दिस विल बी द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ये करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज एंगल आपके पास बन गया। सो दिस इज द फेजर डायग्राम। This is the phasor diagram of RC circuit. This is the phasor diagram of RC circuit. ठीक है, ये V instantaneous potential, VR potential drop through a resistor, VC potential drop through a capacitor. और याद रखिए potential drop through a capacitor and potential drop through inductor, इसकी वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। अगर एनर्जी लॉस होते तो वो VR की वजह से होता है, VC और VL की वजह से एनर्जी लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ RC सर्किट। इस फेजर डायग्राम में MCQs मैंने आपको बता दिए, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू डैश बिटवीन VR एंड VC। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू डैश बिटवीन VC एंड IR। मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो VR और VC के दरमियान 90 डिग्री फेज डिफरेंस है, VC और I के दरमियान 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं डैश बिटवीन VR एंड IC या IR या I, ठीक है, वो आपके पास 0 डिग्री होता है। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चंस फेजर डायग्राम में जो कि आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और आपके पास जो फेज फाई है, दिस इज द फेज एंगल बिटवीन VR एंड VC या I एंड VC। ठीक है, RC सर्किट में। तो मैं चूंकि इसको वेक्टोरियली डील करूंगा, ठीक है, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। यहां पर हमने हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल किया, तो हम इसको ग्राफिकली वेक्टर की तरह डील करेंगे। तो V इज इक्वल टू VR plus VC। here we consider potential is a vector, वरना जनरली आपके पास पोटेंशियल स्केलर है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड आपसे मांगा ये फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ V, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ V, तो वो आपके पास होगा अंडर द रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर ये आपको इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल के बारे में बताता है। तो देखिए, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर अंडर द रूट, अगर VR आपको गिवन हो, पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू अ रेजिस्टेंस आपको गिवन हो, पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू अ कैपेसिटेंस आपके पास गिवन हो, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल इन अ सर्किट। सर्किट में इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, तो इसमें पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख लो MCQ इन RC सर्किट, in RC circuit VR is equal to, मैं लिख लेता हूं, ठीक है, मैंने इसको लिख लिया 3 वोल्ट और VC को मैंने लिख लिया दिस इज 4 वोल्ट। ठीक है, then instantaneous potential in RC circuit is a dash। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, सी ऑप्शन 25 वोल्ट एंड डी ऑप्शन आपके पास 0 वोल्ट। तो आप पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करें, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो आपके पास 5 वोल्ट वो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके आप मालूम कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल इन अ सर्किट। ठीक है, तो V इज इक्वल टू VR स्क्वायर, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू I अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक है, और हम ला
आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आई को कॉमन निकालें तो ये आपके पास अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास जो है, इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। V इज इक्वल टू आई जेड, और ये Z आपके पास जो है इसको इम्पीडेंस कहा जाता है। और इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है? द कंबाइंड अपोजिशन offered by resistor, capacitor, inductor or any combination. ठीक है, the combined opposition offered by inductor, capacitor, resistor or any combination of these, इसको हम impedance कहते हैं। ठीक है, resistance, reactance और impedance, they have same dimension. Resistance, the opposition offered by the conductor. Reactance, the opposition offered by capacitor and inductor. और impedance आपके पास जो है the combined opposition offered by resistor, capacitor, inductor or any combination of these devices. ठीक है, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं impedance. ठीक है, तो impedance RC सर्किट का, RL सर्किट का, RLC सर्किट का, ठीक है, Z आपके पास होगा दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर अंडर द रूट। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर गिवन हो एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट विल बी द इंपेडेंस, याद रखे RL सर्किट, RL और RC सारा डिस्कशन सेम है। यहां पर कैपेसिटर है, अगर आप इंडक्टर लगा ले तो RL सर्किट आपके पास बन जाएगा। यहां पर XC है, उसके बजाय XL आ जाएगा। ठीक है, यहां पर VC, ठीक है, वहां पर VL आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको पता है 1 डिवाइड बाय ओमेगा C इज इक्वल टू T डिवाइड बाय 2 पाई C 1 डिवाइड बाय 2 पाई FC। तो Z आपके पास जो है R स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, और Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस T स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर C स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, R Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। तो ये सारे आपके पास इंपेडेंस के फार्मूले हैं। ठीक है, ये सारे आपके पास इंपेडेंस ऑफ RC सर्किट के इक्वेशंस आपके पास है। ठीक है, द इंपेडेंस ऑफ RC सर्किट। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज अगर आपको दिए गए हैं तो उसको पुट करें, आपके पास इंपेडेंस ऑफ RC सर्किट आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों करंट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, डीसी सर्किट में मैंने आपको बताया था सिर्फ रेजिस्टेंस काफी होता है सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एसी सर्किट में आप रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर इसका कोई भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं टू कंट्रोल द करंट इन एसी सर्किट। ठीक है, ये आपके पास इंपेडेंस के फार्मूले हैं। मैं इसको आगे ले जा रहा हूं एमसीक्यूज के लिहाज से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए आप लोग, इफ फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू 0 मींस डिक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू 0। तो अगर फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू 0 तो XC विल बी टेंड्स टू इंफिनिटी मींस इंक्रीजिंग, क्योंकि आपको पता है XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और अगर XC टेंड्स टू इंफिनिटी तो देखिए यहां पर दो चीजें हैं, एक तो XC है और एक आपके पास रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस 1 ओहम हो और रिएक्टेंस 10,000 ओहम है तो ज्यादा अपोजिशन किसकी वजह से होगा? रिएक्टेंस की वजह से होगा, रेजिस्टेंस की वजह से नहीं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि अगर XC इनफाइनाइट मींस वेरी लार्ज, तो फिर इंपेडेंस आपके पास जो होगा वो ज्यादातर रिएक्टेंस की वजह से होगा। XC टेंड्स टू इंफिनिटी मींस आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इंपेडेंस विल बी मोस्टली ड्यू टू कैपेसिटेंस, और इसको हम कहते हैं द सर्किट इज डोमिनेंटली, ये एमसीक्यूज पॉइंट है, द सर्किट इज डोमिनेंटली कैपेसिटिव। RC सर्किट वो डोमिनेंटली कैपेसिटिव का बिहेव करेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं, अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं तो RC सर्किट डोमिनेंटली कैपेसिटिव का बिहेव करेगा। ठीक है, यह एक एमसीक्यू पॉइंट है। इफ
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं प्योर डीसी, नॉन फ्लक्चुएटिंग डीसी। तो XC विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, XC आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा और मैं लिख लूंगा कि Z विल बी कंप्लीटली इक्वल टू XC, और सर्किट आपके पास होगा वो प्योरली कैपेसिटिव का बिहेव करेगा। ठीक है, ये भी MCQ पॉइंट है। किस तरह? मैंने RC सर्किट के साथ DC बैटरी लगा लिया, तो अब RC सर्किट किस चीज का बिहेव करेगा? प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, डोमिनेंटली कैपेसिटिव, ठीक है, या नन ऑफ दीज, तो प्योरली कैपेसिटिव का बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी इंक्रीज, तो सर्किट डोमिनेंटली कैपेसिटिव का बिहेव करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है MCQs के लिहाज से। ठीक है, अब सेकंड में लिख रहा हूं, इफ फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू 0, 0 तो हो गया, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, तो XC आपके पास होगा, इट विल बी टेंड्स टू 0, XC आपके पास डिक्रीजिंग। ठीक है, और अगर XC आपके पास डिक्रीज होगा टेंड्स टू 0, तो XC अगर इतना स्मॉल है कि हम इसको नेग्लेक्ट करें, तो फिर सर्किट रेजिस्टिव का बिहेव करेगा। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा Z टेंड्स टू R, और सर्किट आपके पास जो है वो डोमिनेंटली रेजिस्टिव का बिहेव करेगा। ठीक है, सर्किट डोमिनेंटली रेजिस्टिव का बिहेव करेगा। इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, देन RC सर्किट विल बी डोमिनेंटली रेजिस्टिव, और अगर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाए, XC आपके पास 0 बन जाएगा, Z आपके पास R, और सर्किट आपके पास प्योरली रेजिस्टिव। देखिए, यहां पर प्योरली कैपेसिटिव था। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि सर्किट आप फ्रीक्वेंसी आपके पास 0 है, मींस आपने एक DC सोर्स के साथ RC सर्किट को लगा लिया, तो सर्किट प्योरली कैपेसिटिव का बिहेव करेगा। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन, या फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज? 90 डिग्री। एवरेज पावर लॉस क्या होगा? 0। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो, तो फिर आपके पास सर्किट प्योरली रेजिस्टिव का बिहेव करेगा, और अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो, तो फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज विल बी 0, एंड एवरेज पावर लॉस विल बी मैक्सिमम। एवरेज पावर लॉस आपके पास मैक्सिमम होगा। क्यों? बिकॉज द सर्किट बिहेव प्योरली रेजिस्टिव, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इन RC सर्किट। ठीक है, ये RC सर्किट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए इंपेडेंस में। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास एवरेज पावर लॉस होगा कि नहीं होगा? एवरेज पावर लॉस आपके पास होगा कि नहीं होगा? यस, सर्किट का रेजिस्टेंस नॉन जीरो है, तो पावर लॉस होगा। ठीक है, तो मैं अगर एवरेज पावर लॉस्ट को लूं, तो इसका डिफिनीशन ये है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट, द प्रोडक्ट ऑफ करंट and component of voltage, component of V along current. Average power loss, the product of current, ये देखिए current का product multiply by the component of potential, the component of a potential which is along x-axis. तो अगर आप इसको resolve करें, ये आपके पास Vx होगा, ये आपके पास क्या होगा? Vy. So Vy is along Vc, और Vc की वजह से पावर लॉस नहीं होता। अगर पावर लॉस होता तो वो VR की वजह से होता है। ठीक है, सो एवरेज पावर लॉस इन RC सर्किट, इन RL सर्किट, इन RLC सर्किट, तीनों के लिए यही फार्मूला, यही डेफिनेशन है। द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड कंपोनेंट ऑफ V along current, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द कंपोनेंट ऑफ V along current इज नोन एज एवरेज पावर लॉस। इसको हम एवरेज पावर लॉस कहते हैं। ये डिफिनीशन RC सर्किट के लिए भी है, ये डिफिनीशन RL सर्किट के लिए भी है, ये डिफिनीशन RLC सीरीज के लिए भी है, ये RLC पैरेलल के लिए भी है। तो ये डिफिनीशन दोबारा मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, IV into cos phi। ठीक है, और इस cos phi को पावर फैक्टर कहा जाता है, इसको पावर फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, यही cos phi RC सर्किट, RL सर्किट, RLC सर्किट, तीनों के लिए cos phi को हम पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और
पावर फैक्टर का डिफिनीशन आपके पास क्या है, तो मुख्तलिफ डिफिनीशन आप इसका कर सकते हैं एवरेज पावर फैक्टर का। ठीक है, पावर फैक्टर का डिफिनीशन, ये पावर फैक्टर का डिफिनीशन भी ये आरसी के लिए भी है, आरएल के लिए भी और आरएलसी के लिए भी है। पावर फैक्टर का डिफिनीशन आपके पास ये है, द रेशियो ऑफ एवरेज पावर लॉस्ट, द रेशियो ऑफ एवरेज पावर लॉस्ट टू द एवरेज पावर डिलीवर्ड। ठीक है, पावर फैक्टर का डिफिनीशन आपके पास ये है, पावर फैक्टर, पावर लॉस्ट डिवाइड बाय पावर डिलीवर्ड। पावर लॉस्ट आपके पास जो है डिवाइड बाय पावर डिलीवर्ड, इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और फ्रॉम फेजर डायग्राम, फ्रॉम फेजर डायग्राम, अगर आप फेजर डायग्राम से देखें तो फेजर डायग्राम से cos फाई आपके पास जो होगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है, वी आर, और हाइपोटेन्यूज वी, इसको मैं लिख सकता हूं आई आर डिवाइड बाय आई जेड। ठीक है, तो cos फाई वी आर डिवाइड बाय वी या आर डिवाइड बाय जेड, और z के बजाय आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास आर एल सर्किट हो तो ये एक्स एल होगा। ठीक है, तो बाकी एक्स सी के बजाय 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी भी आप पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर सी भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पावर फैक्टर का फार्मूला है। अगर आर एल सर्किट हो तो एक्स सी के बजाय एक्स एल होगा। ठीक है, ये आपके पास पावर फैक्टर का फार्मूला आपके पास आ गया है। ठीक है, फॉर फेज एंगल बिटवीन आई एंड वी, फॉर फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आपके पास क्या होगा, तो आप फेजर डायग्राम से देखें, फ्रॉम फेजर डायग्राम टेंजेंट फाई। ठीक है, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर वीसी और बेस आपके पास वी आर, ये आपके पास एक्ससी डिवाइड बाय आर, एक्ससी के बजाय 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी आर। ठीक है, या ओमेगा के बजाय टी डिवाइड बाय 2 पाई सी आर, या इसको मैं 1 डिवाइड बाय 2 पाई एफ सी आर भी लिख सकता हूं। तो ये आपके पास फेजर डायग्राम से फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के लिए फार्मूला आपके पास बन गया। ठीक है, आरएल सर्किट में वीसी के बजाय वीएल होगा, एक्ससी के बजाय एक्सएल होगा आरएल सर्किट में, लेकिन आपके पास आरसी सर्किट के फेजर डायग्राम से फेज एंगल का फार्मूला ये है। अगर वीसी गिवन और वीआर गिवन हो, आप फेज एंगल फार्मूला यहां से मालूम कर सकते हैं। अगर एक्ससी और आर गिवन हो, वहां से 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी आर, तो इससे आप फेज एंगल को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आरसी सर्किट में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास आए। अब आप क्या करें, ठीक है, ये मैंने आरसी सर्किट पढ़ा लिया है, इसको आप गौर से पढ़ें, फेजर डायग्राम और आरसी सर्किट। कल इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में आरएल सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट, ठीक है, रेजोनेटिंग सर्किट, ठीक है, और मैक्सवेल इक्वेशंस। लेकिन इसको आपने जरूर पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इसको गौर से पढ़े तो फिर आरएल सर्किट और आरएलसी सर्किट इंतहाई जल्दी होते हैं, अगर इसकी आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास आरसी सर्किट, जहां पर एक्ससी है आरएल में एक्सएल होगा। ठीक है, जहां पर आपके पास वीसी है तो आरएल सर्किट में आपके पास वीएल होगा। तो आप इसको जरूर गौर से पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा ये चैप्टर खत्म हो जाए। अगर नेक्स्ट लेक्चर में खत्म ना हुआ तो एक 10-15 मिनट एक और चैप्टर के साथ हम इसको कर लेंगे। थैंक यू सो मच।